चलिए, तो जैसा कि पिछले क्लास तक हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और एग्जैक्ट के लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का हमने प्रूव भी किया है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। तो फिर से भी थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका जनरल फॉर्म है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अभी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस का ये जनरल फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? कल हमने समझाया था कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने प्रिमिटिव के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो, है ना। तो मतलब कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है ये अगर एग्जैक्ट होता है, समझ रहे, अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो हमें क्या होगा? डेल एम बाई डेल वाई क्या इक्वल होगा? डेल एन बाई डेल एक्स के। कैसे याद रखे थे कि यहाँ पे जो टर्म्स y है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे mdx है तो इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, यहाँ वाला y के साथ है तो इसका डिफरेंस x के रिस्पेक्ट। अगर ये दोनों इक्वल, देखिए एग्जैक्ट होता है तो ये इक्वल होगा और अगर ये इक्वल होगा तब एग्जैक्ट होगा। नेसेसरी कंडीशन क्या कि अगर ये एग्जैक्ट होता है तब ऐसा होगा, ये नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट क्या कि अगर ऐसा होता है तो वो एग्जैक्ट होगा। अब एग्जैक्ट क्या होता है पता होना चाहिए कि हमने कल बहुत अच्छे से समझा रखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, कैसे पता करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो उसको इस फॉर्म में ले आएंगे, m निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? m का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। और अच्छा ध्यान रखना कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब y के रिस्पेक्ट में होगा तो x क्या ट्रीट होता है? कांस्टेंट। याद है ये सब पार्शियल में। अच्छा उस तरीके से फिर क्या निकालेंगे? डेल n बाई डेल एक्स, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया तब कह देंगे क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। क्लियर? और जैसे एग्जैक्ट हो गया तो अभी हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया? तो अब एग्जैक्ट तो चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कब होगा? जब ये दोनों क्वांटिटी इज इक्वल होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, ये हम लोग डायरेक्ट अगर समझना चाहें तो होता क्या है, देखिए सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट। आपको पता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या करना? उसका सॉल्यूशन लाने का मतलब क्या करना? आपको पता है किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन से क्या बनता है? इंटीग्रेशन। सॉरी, फंक्शन के डिफरेंशिएशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है और अगर इंटीग्रेट कर दे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो मतलब सॉल्यूशन करने का मतलब क्या कि इंटीग्रेट करके आप पहुंच जाइए सॉल्यूशन तक। समझ आ रहा है बात? तो इसी इंटीग्रेशन करने के लिए हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा। वेरिएबल सेपरेबल तो सीधा सीधा था कि वेरिएबल को सेपरेट कर दिए तो हम इंटीग्रेट कर पा रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी होता था कि जहाँ पे वेरिएबल वाला सेपरेट नहीं हो पाता था तो हमने होमोजीनियस पढ़ा, नॉन होमोजीनियस पढ़ा, फिर उसके बाद लीनियर पढ़ा। समझ रहे? ये सब कब होता था? जब वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाते थे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, वो भले एग्जैक्ट हो, होमोजीनियस हो, लीनियर हो, कुछ भी हो, अगर हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि वहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं तो हमें ज़रूरत है किसी मेथड्स की? नहीं, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये होता है कि सीधा सीधा इंटीग्रेट करना। अगर इंटीग्रेट हो जाता है तो किसी मेथड की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं होता है तब हम लोग होमोजीनियस चेक करेंगे, लीनियर चेक करेंगे, एग्जैक्ट चेक करेंगे, फिर समझ रहे हैं, तब हम लोग मेथड्स में पढ़ते हैं। क्लियर? तो फिलहाल अभी हम लोग समझ रहे हैं कि mdx ndy इज इक्वल टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशंस हम लोग डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला आया कहाँ से वहाँ से बात करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, हेडिंग दे दीजिए जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। m और n फंक्शन ऑफ x y था। कल इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए है ना। लिखिए लेट mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। mdx प्लस ndy कैसा लिखेंगे? अच्छा कॉल आ रहा है क्या कहीं वहाँ? ठीक है, लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक।
समझ में? इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का बात करना है ना हमें। अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम रहे तो हम लोग सीधा कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग आर्बिट्ररी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, अब इसका सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आपको पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये है तो एग्जैक्ट कब होता है, जब ये टोटल फंक्शन जो है किसी एक टर्म्स के डिफरेंशिएशन से आ रहा होगा। तो लिखिए वो टर्म्स हम क्या मान रहे हैं, फाई मान लेंगे, डी फाई मान लेंगे, इस तरीके से कुछ लिखिए। देयरफॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज द, नीचे लिखेंगे देयरफॉर सिंबल के साथ, देयरफॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन। नहीं, जीरो नहीं। Therefore m dx plus n dy is the differentiation of some function, कॉमा देकर लिखिए से फाई, से फाई is the differentiation of some function, से फाई, से फाई, इस तरीके से फाई। समझ में आया यहाँ तक क्या लिख रहे हैं हम? अच्छा, ऑफ ये जो फाई है ना वो किसका, एक्स और वाई का फंक्शन है। दैट इज, हमने लिखा क्या, हमने लिखा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू क्या, डी फाई। यही तो अभी तक हमने लिखा, समझ में आया बात? यहाँ तक कैसे किया हम लोग, देखिए हमने लिखा चूंकि आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो किसी एक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से बना होगा। वो फंक्शन मान लेते हैं फाई है हमारा, और फाई क्या होता है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी फाई, लिख सकते हैं। चलिए नीचे लिखिए, दैट इज, इसी चीज को और आगे बढ़ा के क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई। ये कहाँ से आया? कल हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से, डिफरेंशियल कैलकुलस से, टोटल डिफरेंशिएशन से है, ठीक है। मतलब हम लोग डी फाई को ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे फाई अगर एक्स वाई का फंक्शन रहता है तब टोटल डिफरेंशिएशन से हम लोग इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट एम इज इक्वल टू क्या है जी, डेल फाई बाई डेल एक्स रिलेशन 1 मान दीजिए, एन इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल वाई रिलेशन नंबर 2 मान दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट? सीधा सीधा था, ये किसी का डिफरेंशिएशन था तो डी फाई मान दिए और डी फाई का वैल्यू ये लिख दिए। आप कंपेयर किए डी एक्स, इधर भी डी एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर किए तो एम इक्वल टू डी फाई बाई डी एक्स आ गया, एम इक्वल टू डी फाई बाई डी एक्स, और डी वाई को जब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो एन इज इक्वल टू डी फाई बाई डी वाई आ गया। समझ आया बात यहाँ तक? अब आगे लिखिए। अच्छा, एक बात तो क्लियर होना चाहिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या माना है, एग्जैक्ट माना है। और हमने पिछले क्लास तक सीखा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तब आपके पास क्या मिलेगा, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये मिलेगा। तो हमने जब शुरू में ही डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट मान लिया है, तो एग्जैक्ट माना है मतलब हमने क्या मान रखा है कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये हमारे पास ऐसा है। समझ आ रहा बात? तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे m आ गया है, n आ गया है। m का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, y के, और इसके n के। तो चलिए अब हाँ सॉरी इसका x का। तो चलिए नीचे लिखेंगे देयरफॉर, इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए ये समझ आ रहा है क्या, बताइए। डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू, m का वैल्यू अभी अभी क्या था, यही था क्या, m का। जब हमने इक्वेशन 1 देखी आप लोग कॉपी में अपना इक्वेशन 1, तो m के जगह पे ये चीज़ हम लिख सकते हैं क्या। अच्छा, और इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जैसे कि किसी फंक्शन का अगर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो, डेल एक्स डेल वाई, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, तो इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, डेल 2 फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल एक्स। ये चीज़ हमने कल डिस्कस किया था इस चीज़ के बारे में कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि डेल बाई, पहले जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है पहले हम क्या कर देते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। समझ में आया बात कैसे हुआ? क्योंकि हमने कल देखा था इस चीज़ को कि ये दोनों एक क्वांटिटीज इक्वल होते हैं। तो पहले जो x के रिस्पेक्ट में था पहले क्या कर देगा, y के रिस्पेक्ट में, फिर ये चीज़, इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, डेल 2 फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल एक्स, और इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, डेल 2 फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई। और आपको पता है ये दोनों इक्वल होता है। तो क्या हम लोग ऐसा इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है, आगे देखिए और आगे अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। तो डेल बाई डेल एक्स, और ये क्वांटिटी अभी भी हमने क्या माना था, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, हमने ये चीज वैसे भी हमने अज्यूम करा है। देखिए अभी जैसे रिलेशन नंबर 2 देखिए अपने कॉपी में क्या है, n का वैल्यू कितना है, डेल फाइव बाई डेल वाई, तो इस चीज को हम n लिख सकते हैं। तो देखिए n लिख दिए, बचा क्या, डेल, ये हो गया n, तो डेल n बाई डेल एक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आइए नीचे, नीचे लिखना शुरू कीजिए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे नाउ 1 इम्प्लाइज दैट। 1 में क्या था आप जरा ध्यान दीजिए, तो m इज इक्वल टू क्या था, डेल फाइव बाई डेल वाई था, क्या डेल फाइव बाई डेल वाई था कि डेल एक्स था, डेल एक्स था, डेल फाइव बाई डेल एक्स था। रिलेशन 1 नहीं है आपके, माने है ना जी 1 और 2 रिलेशन नंबर। हाँ, तो उसी इक्वेशन से देखिए यहाँ पे डेल फाइव बाई डेल, अगर आप बोथ साइड इंटीग्रेट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तब क्या होगा, आपको पता है ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, फाई का। तो यहाँ पे y क्या ट्रीट हो रहा होगा, कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। तो अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन है जहाँ पे y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और अगर फिर हम उसका इंटीग्रेशन करें तो जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहना है, समझ रहे बात। तो अगर हम यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में तब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन m dx, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, और y क्या जहाँ पे ट्रीट होना चाहिए, कांस्टेंट। समझ में आया क्यों कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन है और x के रिस्पेक्ट में है, और वो पहले से y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, समझ आ रहा बात, ये पार्शियल से है। तो चलिए नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इस चीज को। देखिए दैट फाई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन m dx, जहाँ पे y क्या है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल आउट, फाइनली क्या बचा, फाई बचा। समझ आ रहा है बात, ये क्लियर हुआ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इधर तो कैंसल आउट हो गया, सिर्फ फाई बचा, और इधर क्या होगा m dx, ठीक है। और पूरे टर्म्स में क्या, y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था, तो ये। और अब आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन यहाँ पे तो कर चुके हैं, भले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन का सिंबल है, बट यहाँ पे कर चुके हैं तो कांस्टेंट देना होगा। और कांस्टेंट किस में देंगे हम लोग, c दे सकते हैं, k दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग y को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ y भी तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये y हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। समझ आए बात। चलिए आगे लिखे यहाँ पे, या इसको पहले हम लोग कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग फंक्शन में जाएंगे, लिख दीजिए कांस्टेंट। हाँ नीचे देंगे, नीचे लिखिए इसी चीज को, दैट इज करके लिखिए, दैट इज फाई इज इक्वल टू y कांस्टेंट ट्रीट हुआ m dx प्लस साई ऑफ y, और जहाँ पे ये जो साई ऑफ y है, वेयर साई ऑफ y क्या है, ये ओनली फंक्शन ऑफ y होगा। अगर साई ऑफ y है तो सिर्फ y का ही फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट के बदला दे रहे हैं हम लोग। तो लिख दीजिए वेयर साई ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ y, वेयर साई ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ y, ओनली भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सिर्फ अभी हम लोग 1 से आ रहे हैं, 1 क्या, 1 ये चीज इंप्लाई कर रहा है। अच्छा एक बात आप लोगों के दिमाग में है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग को जाना कहाँ है, स्ट्रक्चर कुछ पता चला। देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू d फाई, यही है ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। ये किससे बन रहा था, फाई का डिफरेंशिएशन करने से बना था, है ना। मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो किससे बना है वो निकाल कर ले आइए, यही ना। तो हम अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, फाई का वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाई के डिफरेंशिएशन से बन रहा था। समझ रहे हैं, हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए थे कि सॉल्यूशंस क्या होता है और किस तरीके से हम दोनों में रिलेशंस है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिए, फिर वहाँ से आप इंटीग्रेशन करके वहाँ पहुँच गए, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर बात। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस फाई का डिफरेंशिएशन करने से बना था। तो अगर आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए मतलब क्या, फाई का वैल्यू चाहिए,
क्योंकि इसी के डिफरेंशिएशन में बना था, तो हम फाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए फाई का वैल्यू ये आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है बात? तो फाई का वैल्यू आ चुका है। तो अब आगे लिखिए सर, वहाँ y कांस्टेंट लिखा है सर। हाँ, ये y कांस्टेंट क्या मतलब तो यहाँ से चल रहा था ना कि ये डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन था x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y क्या ट्रीट होता, कांस्टेंट। तो जब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, अभी y क्या ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। जब इस फंक्शन को फिर से आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो रिजल्ट्स होगा उसमें भी y क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो इधर क्या हो गया, इंटीग्रेशन m dx, और इधर क्या होगा, y क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। मतलब ये जो पूरे फंक्शन में y क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि इधर इंटीग्रेट किए तो फाई हो गया, इधर इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेशन m dx, लेकिन इसमें टोटल में क्या होगा, y कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसलिए हम लोग लिखे टोटल में y कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट भी हम लोग देंगे। अच्छा, तो वहाँ नीचे में लिखना होगा हाँ कि यहाँ पे y कांस्टेंट ट्रीट होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे m के जगह पे आ गया कुछ x y इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ पे y क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। बस यही चीज़, आगे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे देखिए, लिखिए टू इम्प्लाइज दैट, बस ये कंप्लीट ही होता है ना। हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं आता, दैट सीधे सीधे प्रॉब्लम आएगा। टू इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो जरा बताइए तो, डेल फाई बाई डेल वाई, ये तो है हमारे पास। अब देखिए फाई का वैल्यू कितना है पूरा, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल बाई डेल वाई बाहर, और इधर में कितना, इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट मानकर m dx प्लस साई ऑफ y, यही ना। क्लियर? अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेल बाई डेल y इंटीग्रेशन y यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और m dx प्लस डेल डिवाइडेड बाई कितना, डेल y। देखिए साई ऑफ y, ये समझ में आया। n इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल वाई था, फाई का वैल्यू इतना था, फाई का वैल्यू यहाँ रख दिए। क्लियर? अब उसके बाद क्या है, ये चीज़ इससे हो गया एक बार, इसका एक साथ इंटीग्रेशन, फिर सॉरी डिफरेंशिएशन, फिर उसके साथ एक बार हो गया। ठीक है, चलिए आगे लिखिए जल्दी से। अच्छा, आप लोगों को पता है कहीं कहीं पे ऐसा यूज़ होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी तो आप लोग सैम 1 में हैं, 2 में हैं, तो जैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, इसी चीज़ को पता है जो कहीं पे अगर एफ ऑफ एक्स, सीधा सीधा समझिए, एफ ऑफ एक्स को कभी कभी हम लोग क्या लिखते हैं, एफ सिर्फ एफ भी लिखते हैं। समझे? ऐसा कभी देखें आप लोग, एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको शॉर्ट में हम लोग एफ लिख दिए। जैसे अभी इंटीग्रेशन तो आप सीधा सा ये पढ़ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब यही सैम 4 में जाएंगे ना, तो इसी चीज़ को पढ़ना है कैसे, सीधा एफ, बस डी एक्स भी नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स भी नहीं, डायरेक्ट ऐसा। 12th में ऐसा पढ़े हैं? नहीं, लेकिन राइमन इंटीग्रल वगैरह है सैम 4th में, तो हम लोग ये नोटेशन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे वहाँ पे साई ऑफ वाई है, तो क्या हम इसको सिर्फ साई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, है ना, मतलब समझ रहे हैं। तो अभी हालांकि नहीं, चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे। यहाँ पे अभी साई ऑफ वाई ही रहने दीजिए अच्छे से। अब इसके बाद नीचे लिखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को अगर हम यहीं रहने दें और बाकी सबको इस साइड ले आए तो क्या आएगा वैल्यू हमारे पास, देखिए तो क्या आएगा वैल्यू कि साई डेल साई डिवाइडेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो डेल साई, दिस इम्प्लाई दैट डेल साई डिवाइडेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू, इधर पहले से क्या है n माइनस क्या होगा, हाँ डेल वाई, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग डेल बाई डेल वाई, यही ना, फिर इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx, बस यही ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, n माइनस इंटीग्रेशन y कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हाँ
समझ में आया कैसे लिखे? डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स। अब क्या ये इंटीग्रेट होगा इसके साथ? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? डेल एन बाई कर सकते हैं, डेल एम बाई डेल, देखिए यहाँ पे चूंकि हमारे पास पहले से गिवन है ना, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या है? डेल एन बाई डेल एक्स है ना। तो इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? हाँ, डेल एन बाई डेल एक्स। समझ में आया? ये नीचे तो लिख लिए थे ना, लिख लिए थे ना जी, ठीक है। चलिए बस इतना ही तो है। देखिए कांस्टेंट, और इस साइड क्या है आपका? डेल साई बाई डेल वाई, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, एन के साथ ये माइनस में टोटल क्वांटिटी। मेरा ही फ़ोन आया? क्या सर? अच्छा आपका आया। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आप एक रिलेशन नंबर 3 शायद आप लोग माने होंगे या नहीं माने थे, कुछ फाई इज इक्वल टू क्या था एक बताइए तो? फाई इज इक्वल टू था इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट और प्लस कुछ था साई ऑफ वाई, है ना। देखिए तो रिलेशन नंबर इसको आप लोग 3 मान दीजिए। थोड़ा सा देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम लोग का मेन जो टारगेट है वो क्या निकालना? फाई निकालना। फाई का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन वहाँ पे एक साई ऑफ वाई था जो कांस्टेंट था। अब उसके वैल्यू के लिए हम लोग इतना कर रहे थे, तो मतलब हमारा टोटल टारगेट था फाई का वैल्यू निकालना। फाई का वैल्यू निकाल चुके थे हम लोग, लेकिन यहाँ साई ऑफ वाई चाहिए था। अब देखिए साई ऑफ वाई आपको यहाँ से मिल गया है। साई ऑफ वाई कैसे मिल गया? आपको पता है कि यहाँ से अगर साई ऑफ वाई का वैल्यू निकालेंगे आप तो क्या आएगा? ये टोटल डेल वाई कहाँ से कैंसिल आउट होगा? किससे कैंसिल होगा बताइए? तो उस साइड चला जाएगा, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? आप चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? लिखिए, ये 3 माने थे, इसको मान दीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना? अब हम डायरेक्ट लिखते हैं फिर समझाते हैं इस चीज़ को। यहाँ तक के लिए सब लोग लिख लिए ना? चलिए इतना हालांकि नहीं पूछा जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं हेंस फ्रॉम 3, हेंस फ्रॉम 3 फाई इज इक्वल टू आपका है वहाँ पे वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस का है इंटीग्रेशन एन माइनस वाई कांस्टेंट डेल एन बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई। इसी चीज़ को हम लोग और एक अच्छे से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कांस्टेंट, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा प्लस इंटीग्रेशन ओनली टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। नॉट कंटेनिंग एक्स, ये आपका जो हो गया यही होता है जनरल सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे लिखें? विच लिख दीजिए, विच गिव्स, पहले यहाँ तक लिख लीजिए फिर समझाते हैं हम। यहाँ लिख दीजिए विच गिव्स दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ लिखिए फिर हम लोग इसको समझते हैं। लिखिए विच गिव्स दी जनरल सॉल्यूशंस। कंटेनिंग लिखा है सर, एन आई छूट गया। कहाँ पे? कंटेनिंग, कंटेनिंग CONTAINING, हाँ NING। ठीक है,
फॉर्मूला निकल रहा है कि क्या हो रहा है? मेथड निकल रहा है कि हम लोग इस टाइप के डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट है? फाई का हाँ, वैल्यू यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद लिखना क्या है? विच गिव्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच गिव्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब को थोड़ा सा जानते हैं, बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत एकदम बहुत आराम से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे ना। अब ऐसे डायरेक्ट ये फार्मूला बन गया, अभी हम लोग कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे लाएंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आंसर ले आएंगे। ये बस लिख दिया ना, विच गिव्स द एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन। अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? अगर आपको याद हो तो हमारा फाई ही आंसर था। फाई आंसर क्यों था? क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन रहा था फाई के डिफरेंशिएशन से। हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाई के डिफरेंशिएशन करने से बना, तो हमें फाई का वैल्यू चाहिए था। फाई का वैल्यू ही इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता। तो फाई का वैल्यू के लिए हमने बहुत कुछ कैलकुलेशन किया, हमने फाई का वैल्यू ये निकाला। और ये कैसे निकाले आप लोग देख रहे थे। तो फाई का वैल्यू ये आया, जहाँ पे फाई ऑफ वाई एक साई ऑफ वाई एक कांस्टेंट था, साई ऑफ वाई का वैल्यू चाहिए था। क्लियर? तो साई ऑफ वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा सा और कैलकुलेशन किए और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। साई ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई, देखिए डेल साई डिवाइडेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू ये चीज़ पहुँचे। अगर हम दोनों साइड वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें तो ये क्या बचेगा, इधर सिर्फ बचेगा साई। और साई एक्चुअल में क्या था, साई ऑफ वाई ही तो था, हम शॉर्टकट में लिख दिए थे। तो अगर हम दोनों साइड वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दे तो इधर क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसल आउट, सिर्फ ये बचेगा। और इस साइड क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों साइड वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो इधर कैंसल आउट हुआ। तो अब बताइए जो हमें यहाँ पे साई ऑफ वाई का वैल्यू चाहिए था वो मिल गया क्या? तो अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 3 वी हैव क्या होगा, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू दिस प्लस इसके जगह पे कितना वैल्यू, बात समझ में आया? तो इंटीग्रेशन n माइनस दिस, तो क्या रख दे, हेंस फ्रॉम 3 वी हैव फाई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन n माइनस ये इंटू डी वाई। समझ में आया? ये कहाँ से लिख दिया हम लोग। अब बताइए n क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, कल हमने सीखा था कि n है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब उसमें हम क्या घटा रहे हैं, यहाँ पे उसमें हम घटा रहे हैं इंटीग्रेशन करके, n का ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझ आ? तो n का ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। और ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n। और n में कौन सा टर्म्स, जो x वाला है। यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं बोरियत फील हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होगा और सिर्फ यहाँ पे कौन सा टर्म बचेगा, सिर्फ n बचेगा। लेकिन n में भी वो टर्म्स बचेगा जिसमें सिर्फ x होगा, क्योंकि y कॉन्स्टेंट हो रहा है, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो सिर्फ x वाला टर्म्स यहाँ बचेगा। और पूरा n में से कौन सा घटाना है, जो सिर्फ x वाला है उसको घटा देना है। पूरे n में से वो सारे टर्म्स घटाने हैं जो x वाले हैं। तो x वाले सारे टर्म्स घटा देंगे तो बचेगा कौन, सिर्फ y वाला टर्म्स बचेगा। तो हमें इंटीग्रेशन फाइनली किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेन x, मतलब जो x नहीं कंटेन करते, क्योंकि जो x कंटेन करते हैं वो तो घट के 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे जो x वाले थे वो घट के 0 हो गए। हाँ, तो फाइनली क्या होगा, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है उसका कि साई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू जो m dx है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में m को इंटीग्रेट करना है, जहाँ पे y कांस्टेंट मान लीजिए। और जो n है उस पूरे n को इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ उस n के सिर्फ उस टर्म को इंटीग्रेट करना है जिसमें क्या हो, सिर्फ y प्रेजेंट हो, नॉट कंटेनिंग x। समझ आ रहा बात? तो बस यही तो फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर हुआ? तो अब कुछ क्वेश्चंस बनेगा, थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, तो ये पता है एक बहुत बुरा आदत है, ये पता है कुछ भी नहीं है। अगर हम ये 3 लाइन है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में पूरा प्रॉब्लम खत्म। लेकिन शुरू से इस तरीके से 11th से ही ऐसा मानसिक बना मतलब दिमाग में भर दिया जाता है कि हम लोग सीधा सीधा प्रॉब्लम बस। तो आदत ही नहीं है कि हम लोग को मेथड आ कहाँ से रहा है उस चीज़ को सीखने का। तो थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो अरे हटाओ ना, प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन मतलब एक वैसे बीएससी में भी थोड़ा सा आदत बना दिया जाता है सीधा सीधा। ये आप लोग का एग्जाम में थोड़े आएगा, नहीं है नहीं, ये सब एग्जाम में सीधा सीधा आएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन देगा उसको सॉल्यूशन बोलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि आखिर इसका सॉल्यूशन यही क्यों हो रहा था। तो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
और यहाँ पे अगर मान लिया जाए हम कोई एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, चलिए पहले इसका लिख लीजिए, स्टेप आउट मतलब वर्किंग रूल कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ तक तो समझ में आया ना कि जनरल सॉल्यूशंस क्या है, जो m होगा उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए। लिखना कि नहीं सर? हाँ लिखिए यहाँ पे, ये वाला। ये तो सब हम समझा रहे थे ना, समझ आ रहा कहाँ से लिख रहे थे। लिखिए वर्किंग रूल नीचे में, ये जो अभी हम लोग जितना किए हैं उस सब को रिप्लेस कर रहा है 2 लाइन। वर्किंग रूल लिखिए, वर्किंग रूल पहले क्या, स्टेप 1 लिखिए, लिखिए इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट, इंटीग्रेट m विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट m विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। पहला स्टेप में क्या, इंटीग्रेट m विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। लिखे इंटीग्रेटिंग m विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। हो गया, सेकंड स्टेप में जाइए, इंटीग्रेट n विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट n विथ रिस्पेक्ट टू y, ब्रैकेट में लिखिए ओनली दोज टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x, ओनली दोज टर्म ऑफ x, ओनली दोज टर्म ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x, सॉरी ओनली दोज टर्म ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x, which do not contain x, which do not contain x। which do not contain। अच्छा अब देखिए हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, यही चीज़ कर रहे हैं ना कि m का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किए, y कांस्टेंट मान लिए, इसका अलग निकाल रहे हैं, स्टेप 1 में ये निकाल लिए। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, लेकिन n के सभी टर्म्स को नहीं कर रहे हैं, किस टर्म को कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ y हो, मतलब डू नॉट कंटेन x, तो y वाले को हम कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों को सम करना था, तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे और किसके इक्वल, किसी भी एक कांस्टेंट फंक्शन के इक्वल कर देंगे। तो लिखिए स्टेप 3, इक्वेट टू, लिखिए इक्वेट टू सम कांस्टेंट। स्टेप 3 में इक्वेट टू सम कांस्टेंट the sum of these results, equate to some constant the sum of these results, equate to some constant, equate to some constant the sum of these results। sum of these results मतलब हमने स्टेप 1 में एक रिजल्ट लाया, स्टेप 2 में एक रिजल्ट लाया और दोनों के सम को किसी एक कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, जो कांस्टेंट होगा वही अपना आंसर होगा। समझ आ रहा है बात, तो क्लियर हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है। अब थोड़ा मेथड पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि मेथड क्या कह रहा है और ये हम लोग जो लिख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ अभी तो 2 में ही है, तो बहुत कुछ चेंज करना है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ समझना सीख जाएंगे ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अभी हमको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब ये सब सीखेंगे तो अगला किसी भी सेमेस्टर में कहीं भी कोई भी बुक जब देखेंगे ना आप, तो बुक से समझना थोड़ा थोड़ा मतलब सीख पाएंगे आप कि बुक से कैसे समझते हैं, वो सब आएगा। और नहीं तो अगर किसी के नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो ये बहुत बुरा बात है, फिर समझिए बुक का तो फिर कोई यूज़ ही नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यही होता है कि नोट्स दे दिया जाता है सीधा सीधा और एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी वहीं से आने हैं, ठीक है। तो फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे। जैसे अभी हम एग्जैक्ट, फिर ये सब इतना अच्छा टॉपिक है कि आपको एक अप्रोच मिलता है। और नहीं तो क्या है कि हम भी वही चीज़ कर सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन देंगे, उसी में से एक आना है। आप प्रीवियस ईयर 4 से 5 साल का उठा लीजिए, हर बार वहीं से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये हम लोग और अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी तो 3 है, 4 है, 5 है, बहुत कुछ सीखना है अभी। चलिए एक हम लोग लिखते हैं, एक प्रॉब्लम लिखते हैं, समझ में आए करना कैसे है प्रॉब्लम को। लिखिए एक प्रॉब्लम लिखिए, तो लिखिए सॉल्व टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 dx 2y माइनस एक्स माइनस 1 इंटू dy इज इक्वल टू 0। चलिए बनाइए। क्लास कर रहे हैं।
क्या हुआ जी? बोलता है सर बियर बार के पास है। बोला बियर बार के पास है। यार पास में याक सर का बता जा रहा। तो उसी को तो बार बोलते हैं ना, यक्स बार। कहीं दूसरा जगह का बोल रहा कंफ्यूजन नहीं है उसके लिए नाम का बार है, उसमें पब्लिक के फैमिली में घुस जाता है। फैमिली रेस्टोरेंट है जी, बाहर लिखा हुआ है, वहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट भी लिखा हुआ है। लेकिन बाहर लिखना नहीं चाहिए था, तो कंबाइन कर दिया। आधा तक पिएगा था ये खाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा अप्रोच बताइए तो आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले लिख देते दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट। ठीक, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, फिर से एक बार लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप बताइए जी, बताइए। पहले डिवाइड बाय dx को टर्म कर देंगे। हाँ बताइए आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये तो चेक कर लीजिए कि एग्जैक्ट है कि नहीं। चेक किए? नहीं, डायरेक्ट बना रहे हैं। सिर्फ इक्वेशन लिखे। हाँ तो पहले चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे हेयर m इज इक्वल टू दिस, n इक्वल टू दिस। नाउ डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू कुछ आएगा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, फिर डेल n बाई डेल वाई डेल x कुछ आएगा, फिर दोनों अगर इक्वल होता है तब कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब उसके बाद एग्जैक्ट वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी बनाइए। हाँ एक हम करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या, 2x माइनस वाई प्लस 1 dx प्लस ये अपना हो गया। क्या लिख सकते हैं, हेयर m इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस वाई प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू 2y माइनस x माइनस 1। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट m का वैल्यू अगर ये हो गया तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डेल m बाई डेल y क्या होगा। डिफ्रेंसिएशन तो पता है, डिफ्रेंसिएशन इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सर m को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट, लेकिन फार्मूला लास्ट में x में आता है। हाँ देखिए जैसे कि हाँ बिल्कुल, तो 2x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जैसे कि आपको पता है पार्शियल करेंगे ना। हाँ 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो क्या होता था, जो कांस्टेंट है वो आगे, कांस्टेंट तो बाहर हो जाता था, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट आगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 क्या है कांस्टेंट, 2 बाहर, x भी क्या होगा कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हाँ चूंकि आप सेम 1 में भी पढ़ना था पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, जो आपका फंक्शन है वो xy का ही फंक्शन है, तो दूसरा जो वेरिएबल वो कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, 2 बाहर, फिर क्या x भी बाहर, और कुछ है क्या, पूरा का पूरा टोटल कांस्टेंट है। तो हालांकि यहाँ पे जब आपको पता है कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट ही रहे, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तब तो बाहर ठीक है, लेकिन सिर्फ अब बचा क्या यहाँ पे 1, 2 बाहर, x बाहर, बचा क्या 1, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं पढ़े हैं, किसी के रिस्पेक्ट में करें 0 होता है। तो 2 बाहर था, x बाहर था, हम ये अप्रोच इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल भी होगा कांस्टेंट भी होगा। तो कांस्टेंट बाहर होता है, फिर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन, बचा क्या यहाँ पे 1, 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो फाइनली इस टोटल का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0। अब इस पे आइए, माइनस है, अब क्या है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और y का ही करना है, तो क्या होगा 1, फिर प्लस 1 का 1 क्या है कांस्टेंट है तो 0। फाइनली कितना आ गया इसका वैल्यू -1। बात समझ में आया? हम भी आगे सर बोलेंगे उसका तो 0 हो जाएगा। हाँ तो हम मतलब ये बताना चाहते हैं कि कांस्टेंट आगे होता है, फिर जो बचता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो आगे यूज होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आइए, इससे क्या इंप्लाई कर रहा है कि डेल n बाई क्या यहाँ करेंगे जी, डेल x ना, कितना होगा बताइए यहाँ पे जल्दी। ये 0 हो जाएगा और उसको -1, इसका चूंकि पूरा दोनों कांस्टेंट है 0, इसका -1 और इसका कितना 0। फाइनल कितना आ गया, समझ में आ रहा है गौतम? पूछेंगे अभी इसके बाद। जैसे अपोजिट हो रहा है, तो अब देखिए दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, अपोजिट कहाँ है जी -1। हाँ तो यहाँ y का हो रहा था तो x कांस्टेंट, वहाँ x हो रहा था तो y कांस्टेंट। चलिए तो अब हम क्या लिख सकते हैं जी, दैट, या फिर लिख सकते हैं कि 10 डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x, ये हो गया। अच्छा आपको एक बात बता रहे हैं, हम 11th में थे हाँ, तो मतलब बहुत भीड़ था बैच में, हम लोग का बहुत भीड़ रहता है। 11 नए हम लोग पहुँचे थे, तो एक लड़की मेरे बगल में बैठी थी, तो पता है एक पेट में गुड़गुड़ वाली बात नहीं होती है,
अरे होता है क्या, वो तो सब नेचुरल चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा मतलब जोर से कर दिया, सब लोग हंसने लगा था। हाँ तो हमको बहुत ख़राब लगा। ख़राब इसलिए लगा कि मतलब समझ रहे हैं थोड़ा सा, अरे भाई कल इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ हो जाएगा। तो हम मतलब अपना जो मेरा दोस्त लोग था बोले चुप रहो यार, ये सब नेचुरल चीज़ है। तो हम ऐसा अपने दोस्त को थोड़ा जोर से डांट दिए सर और के सामने, तब फिर उस लड़की से पूरा दोस्ती हो गया। आप सपोर्ट किए ना। हाँ लड़की क्यों, लड़की भगवान है, लड़की नहीं हो सकता क्या सब ऑर्गेनिज्म है, सबको होता है। वही तो ऐसा नहीं है, सबका होता है। टीचर के पास पढ़े थे, लड़का जोर से खास वो लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़की लोग थोड़ा मैनेज करती है, और लड़का लोग कुछ भी हुआ लो कोई टेंशन नहीं है। हाँ चलिए, वैसे भी बदनाम है, ऐसे भी बदनाम है। चलिए, तो उसके बाद फिर जो इतना अच्छा बहुत अच्छा दोस्त बन गई, फिर बहुत अच्छा दोस्त बन गई, फिर अभी तक दोस्ती है। वो कर रही है फैशन डिजाइनिंग, SSLNT की टॉपर है। सर फिर क्या होता है सर फैशन डिजाइनिंग? सर बहुत लड़की लोग से सुनते हैं, मतलब जो भी वैसा फ्रेंड है पूछते हैं कि क्या करना फैशन डिजाइनिंग, कपड़ा पहन। हाँ वही सब डिज़ाइन करती है। हाँ नया नया डिज़ाइन वो लोग ये करती है। न्यू न्यू डिजाइन को इन्वेंट करना। हाँ वो लोग स्पेशली अपना ही करेगी, लड़का का नहीं करेगी। चलिए तो सिंपल टी शर्ट शर्ट। सही बात है। चलिए यहाँ तक पहुँचे। अब मतलब यहाँ तक सिर्फ हम लोग क्या किए, चेक किए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अब एग्जैक्ट तो हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में है, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट। हाँ लिख सकते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अब इसका सॉल्यूशन जितना बना सकते हैं वर्ड बिल्कुल। तो आपको एक और अच्छा कर सकते थे कि यहाँ पे आप m इक्वल टू ये कहाँ से आया, कैसे पता किया, आप कंपैरिजन किए किससे, इस क्वेश्चन का कंपैरिजन किया किससे, m dx प्लस n dy से, फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्म, जनरल फॉर्म से, तब जाकर के ये m और n का वैल्यू है। तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम लोग को m और n मिल रहा है। तो समझ आ रहा है, तो ये भी सही है, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, ये उतना वर्ड यूज नहीं करते एकदम। हाँ तो ये सब सीखना होगा, जब रिंग वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बहुत खुद से बहुत कुछ सीखना होगा। अभी तो पता चला कि एग्जैक्ट है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अब ये तो एग्जैक्ट हो गया, अब हम इसको रफ कर देते हैं, चेक कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या कहता है, अब स्टेप 1 में आएंगे। अरे मिटा दिए इसको, नाउ लिखिए, नाउ m इक्वल टू हमारे पास क्या है, फिर से बताइए एक बार, 2x माइनस वाई। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन m dx, यही ना, हाँ सर dx माने लिखे हैं। यहाँ पे क्यों लिखेंगे, ये तो m का वैल्यू है, नाउ सिर्फ m का वैल्यू हम लिख रहे हैं। m ऐसा है, हमें पहला स्टेप में m का इंटीग्रेशन करा होता है x के रिस्पेक्ट में, क्या y कांस्टेंट मानकर, यही ना, ये क्लियर है। तो मानकर कीजिए कांस्टेंट। अब क्या होगा देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट मानकर। तो अब बताइए, ये फर्स्ट इस पे इंटीग्रेट होगा, क्या होगा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आया कैसे, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। इस पे होगा, अब इस पे होगा इंटीग्रेट, तो क्या होगा, y कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट का 0 होता है। जैसे 2x का अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या होता था, 2 बाहर, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट हो गया बाहर। अब x का इंटीग्रेशन, हाँ तो x का पावर बढ़ जाएगा, क्या होगा 2x स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो क्या होगा, माइनस दिए, y कांस्टेंट था तो y बाहर हो गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dx का, सॉरी यहाँ पे dx नहीं दिए थे हम लोग, सिर्फ इंटीग्रेशन dx का होगा। और अब आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। कैसे होता है पता है ये बात, इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा x, तो ऐसे बचता है x। समझ में आया, सॉरी यहाँ हम क्यों लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख दें y इंटू एक्स, डायरेक्ट लिख दें, या फिर आप हाँ इंटीग्रल करेंगे x का तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। हाँ x का होगा x स्क्वायर बाई 2। तो समझ में आइए, तो हम माइनस वाई और ये dx, और इधर क्या होगा जी, सिर्फ dx, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें dx को वही रह जाएगा। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए,
तो ये कितना सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा माइनस एक्स वाई, फिर क्या बचा एक्स। समझ में आया कैसे? 2 कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन x इंटू वाई। इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट लगेगा। हाँ आगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग कांस्टेंट इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे यूज़ कर रखे, आगे डायरेक्ट हम लोग जब दोनों का सम करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ किसका वैल्यू आ गया? ये वैल्यू आ गया किसका? m dx का, जहाँ पे y कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप n का इंटीग्रेशन करेंगे तो n का इंटीग्रेशन कैसा करें? इस चीज़ को रिलेशन नंबर 1 मानेंगे। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इसलिए नहीं दिए क्योंकि आगे हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं दे रहा है। आप चाहे तो दे सकते हैं। अब आएंगे क्या करेंगे जी हम? नाउ इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट n का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे ओनली दोज टर्म्स विच कंटेन y या विच डू नॉट कंटेन x, विच डू नॉट कंटेन x। अब बताइए यहाँ पे किसका किसका इंटीग्रेशन होगा जी? यहाँ पे y का रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ से हाँ। सिर्फ y का होगा। बाकी लेकिन किसका इंटीग्रेशन होगा? चूंकि n से रिस्पेक्ट यहाँ पे इससे ऊपर लिख दीजिए नाउ n इज इक्वल टू क्या था? 2x माइनस y, यही है क्या? 2y माइनस x। ठीक, तो अब बताइए इसमें इंटीग्रेशन पूरा करेंगे क्या? पूरा का नहीं करेंगे, सिर्फ y का। सिर्फ करेंगे 2y माइनस 1 का। डू नॉट बोला x का। हाँ, डू नॉट कंटेन x, वैसे टर्म का इंटीग्रेशन करना है जो कंटेन x नहीं करता हो, तो कर दिए 2y माइनस 1 का इंटीग्रेशन कर दिए किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। वैल्यू कितना आएगा? 2 into y square by 2। तो सिंपली क्या लिख दें? y स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस क्या? समझ में आया बात? तो अब इसको रिलेशन नंबर आप 2 मान दीजिए। और ये इसके LHS में क्या है? LHS में है n dy है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओनली दोज टर्म्स विच नॉट या विच डू नॉट कंटेन x। थोड़ा यहाँ हजम नहीं हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। सर इंटीग्रल 2y का करेंगे। हाँ 2 तो कांस्टेंट बाहर आएगा। ठीक, y स्क्वायर बाई 2 हाँ। और 2 बाहर था, हाँ। 2 कैंसिल, y स्क्वायर बचा। तो यहाँ भी तो वही चीज होता सर। वही भी तो हुआ है, देखिए x स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, x स्क्वायर बचा। सर मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए समझ में आया? आपको भी दिक्कत है जी? कहीं दिक्कत? कैसे कर दिया सर वहाँ? आप समझ में आया? हाँ। आपको बताओ। ठीक है, तो काट सकते हैं ना, काट लीजिए। कहाँ पे? 2 कैंसिल आउट कर। हाँ तो काट कर ही लिखे हैं। अब आपको पता है बच्चा के जैसा ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लिखा जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए अब हम लोग क्लास 11-12 तक क्या करते थे? -2 है +2 है, काटेंगे, और इतना जोर से काटते थे। बहुत बढ़िया फर्क है। हाँ मतलब इस तरीके से कि 2-3 पेज तक तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे काटा हुआ है। सर जब से 8, 7 ये सब जब से सीखे थे ना, ये सब काटना, एक्सपोनेंट ये सब पढ़ के आते हैं तो बड़ा मजा आता था। पहले कुछ भी कर, पहले काटो। हाँ, एकदम। पहले काटो, कहीं नहीं जाता। तो ऐसा नहीं होता है, ये मैथमेटिक्स में ये कोई रूल नहीं है कि आप किसी 2 को काट रहे हैं, समझ रहे हैं? सर 10 में फ्लो करता है, यदि आपने कैंसिल आउट किया तो मार्क्स करता है। अरे काटना तो इसमें भी है आपको, लेकिन ये लाइन नहीं देना है। हम तो कभी नहीं काटे हैं। मेरा तो 100 में से 96 नंबर आया। मेरा 100 में 100 था। मेरा 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। मेरे दोस्त से टीचर लोग बोले 4 नंबर नहीं, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है ना सर, हाँ। 1 मिनट एक्स्ट्रा तो स्टेप मार्किंग होता है भाई। सारा मेरा एक भी गलत नहीं, कॉपी हम तो अच्छा देखिए, हम ये बोल रहे हैं जैसे आप कैंसिल आउट तो करेंगे, लेकिन ये जो सिंबल देते हैं ना, ये नहीं देंगे। कैंसिल करना होता है, समझे? कैंसिल नहीं करेंगे तो वो फिर आप मतलब क्या जान रहे हैं इसके बारे में? सर हम जब क्लास करते थे हाँ। तो टीचर बोलता था कैसे हो गया बताओ। देखिए ये बात है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, ठीक है, हमको नॉलेज है। हाँ। अगला पूछेगा तो जवाब। आपको एक बात पता है, जो हम लोग डॉट 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 लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 फिर उसके बाद डॉट 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 3 4 डॉट 5 डॉट दे देते हैं, लेकिन उसका भी अपना सेट थ्योरी में मीनिंग है कि आप सिर्फ 3 डॉट देना है आपको। पता है आपको? तो ये सब बहुत कुछ है जो टीचर्स लोग मतलब समझ रहे हैं। दे दी 4-5 आपको पता है टीचर्स कौन बनता है जिससे कुछ नहीं होता है? कुछ कहीं पे भी आप देख लीजिए ना, टीचर्स कौन बन रहा है जिससे कुछ नहीं हो रहा है, जिससे खुद ग्रुप डी एनटीपीसी कुछ नहीं निकलता है, जनरल कंपटीशन पढ़ाते हैं लोग। आप देख लीजिए, अगल बगल देख लीजिए, यूपीएससी भी पढ़ाने लगेंगे। ग्रुप डी के एग्जाम नहीं निकलेगा, यूपीएससी पढ़ाने लगेंगे। नहीं सर, किसी का हॉबी हो जाता है। नहीं, हॉबी नहीं होता, मजबूरी होता है वो। हाई क्लास मजबूरी का सर। मजबूरी कहते हैं उसको, जिससे कुछ नहीं होता वो टीचर्स बनते हैं। और अभी मेरा भी कह सकते हैं कि मजबूरी ही है कि अभी हमको ये सब पढ़ना वगैरह है, एमएससी करना है, उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है, गाड़ी वगैरह इधर से घूमते हैं तो उसमें तेल लगता है,
तो इसलिए थोड़ा बड़ा खर्च निकाल लेते हैं, समझे। और जो लोग जिससे जीवन में कुछ नहीं हुआ, कहीं भी टेट नेट कुछ नहीं निकला, तो अब बस पढ़ा रहे हैं और फिजूल नहीं ना किया सर डिग्री। हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन आप उसमें बहुत बच्चों को भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। होता है ऐसा बहुत जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा तरीके से मतलब पढ़ाइए, अगर बेस्ट है तभी पढ़ाइए, समझ रहे बात। तो है ही। बोलते हैं हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस है। हाँ, और सबसे बड़ा बात होता है एक्सेप्ट करना। यहाँ पे एक टीचर है, कुछ ट्रायंगल वगैरह में बात हो रहा था, गलत बोल दिए हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ज़रूरी है कि आपसे ज़्यादा तो स्टूडेंट को भी आता है, आप जो पढ़े वही चीज़ वो लोग भी पढ़ रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा भी आ भी सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। एक राकेश यादव सर है, जनरल कंपटीशन पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा पेड कोर्स चलाते हैं, आप लोग पता नहीं होगा, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हाँ वही राकेश यादव सर, बहुत बड़ा उनका बहुत कुछ प्रिंटेड है जी, बहुत सारा बुक्स प्रिंट है। वो खुद कहते हैं, जब पढ़ाते हैं ना तो खुद कहते हैं कि हमसे भी लाखों बेस्ट टीचर्स हैं। और कुछ चवन्नी छाप टीचर्स लोग जो आज तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकला है, वे लोग क्या कहेंगे पता है, हम ही हैं जो बस है, अब मतलब पूरा हम ही हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ा बात होता है, ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम। हाँ जी, तो लिखना जरूरी होगा। हाँ जी, only those terms which do not contain x, सेकंड टाइप स्टेप पे लिखा होगा ना, वही वर्ड है। only those terms which do not contain x। इसके बाद भी हम लोग शॉर्टकट करेंगे, ये तो अभी लॉन्ग जा रहा है, इसके बाद भी हम लोग जब शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ज़्यादा प्रवचन हो जाता है। चलिए तो अब आगे बढ़े हम लोग। क्या लिखेंगे स्टेप 3 में? लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या हो सकता थी, उसमें भी थी, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू m वाला सम करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, फिर प्लस क्या वाई स्क्वायर माइनस वाई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इंटू प्लस एक्स। कैसे समझ में? नहीं सर। यहाँ पे माइनस एक्स वाई है सर ये दोनों को सर साथ में क्यों लिखते हैं सर? ये आपको पता है किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं? हायर डिग्री को पहले लिखते हैं। हाँ। तो एक्स स्क्वायर है, हाँ। यहाँ पे 2 वाला ज़्यादा है, पहले लिख दिए। अब देखिए माइनस एक्स वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, तो वाई है, तो वाई माइनस वाई को कॉमन कर लिए, तो एक्स प्लस 1 इधर हो गया। हाँ बिल्कुल, और फिर बाहर बचा कौन? प्लस एक्स, तो प्लस एक्स, तो क्या विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। देखिए Yes, sir. यहाँ पे ये अब देखिए इंटीग्रेशन -1 का करेंगे, तो -1 बाहर और वाई चूँकि डी वाई का इंटीग्रेशन है माइनस वाई। समझ में आया अजीत? बना गौतम? आपसे तो बन गया होगा, आपसे? हाँ सर। चलिए एक हाँ होता है, ऐसा होता है मेथड्स, लेकिन देखिए वही चीज़ है ना जो हम लोग मेथड्स में पढ़ के आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस बनाइए तो जल्दी से। हाँ जल्दी कीजिए। कोई दिक्कत? हाँ अच्छा, हाँ लिखिए आप लोग जल्दी से। 300 का था, 30% डिस्काउंट था। क्या बात कर रहे हैं जी, हम 150 रुपये में खरीदे हैं वो जो बोल रहा है हाँ सर 150 में खरीदें सर, इसमें 300 ये वाला 35% डिस्काउंट दिया। तब भी 150 नहीं होगा, तो 50% हो गया। तब मेरा 50% है। क्या जी परसेंटेज नहीं पड़ेगा क्या? ये कहाँ था सर? अच्छा, लाइब्रेरी अभी ओपन नहीं हुआ है क्या? तो लाइब्रेरी में जाके क्या कीजिएगा? स्टडी होता है, ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं होता है वहाँ पे, इतना भीड़ रहता है ना, पूछिए मत। परचेज की ये है एक बुक स्टोर है, संजय बुक स्टोर। ये बुक स्टोर के इधर ना। हाँ हाँ हाँ, मांगते हैं 200 रुपये, 180 रुपये, लेकिन देंगे 150 रुपये। हम भी पहले- पैसा दे देंगे, इंग्लिश में बदल देते हैं इंग्लिश। हाँ बिल्कुल। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए और जल्दी से। आधा भी नहीं समझ में आएगा इसमें खाली का। अरे पता है ये ना, इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले सर का क्लास है बहुत सारा, उसको देखिए, और ये सिर्फ हेल्पफुल है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं। ये सिर्फ साफ एसएससी। एक क्वेश्चन लिखिए, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस राकेश राकेश यादव सर। यादव तो बहुत आते हैं।
अरे वो लोग ब्रांड है जी। जितना मेरा कंसर्न में राकेश नाम का जो भी है ना सब याद है, राकेश यादव है। देखिए तो कैमरा में दिख रहा है और आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन, कैमरा में दिख रहा होगा। चलिए, और क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से बना के आंसर तुरंत कीजिए। कमेंट क्या आप बताइए, हमको लग रहा है लाइव पढ़ा रहा है। मतलब आप लोग बताइए आंसर। x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x dx। हमको अपना स्पीड करना होगा, बहुत स्लो हो गया मेरा तो एकदम स्पीड। जब से 10th के बाद एग्जाम दी उसके बाद इतना धीरे-धीरे हो गया ना। थोड़ा सा जानते हैं, और ये ICSE बोर्ड में ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसको ज़्यादा मज़ा आता है वो थ्योरी पार्ट में। हमको थ्योरी ठीक-ठाक लगता है। यार हम लोग क्लास 10th में भी जैक बोर्ड CBSE, लगभग CBSE में वही है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। हो गया क्या? हाँ, तो यही चीज़ तो हम लोग पढ़े थे जी, तो फिर वो फार्मूला भी फाई वगैरह निकाल रहे थे। यही तो है। फाई की जगह पे के फाई क्या था, कांस्टेंट था, तो ये भी वही है। आपको याद है फाई क्या था, कांस्टेंट ही तो था। Constant ही था। तब तो वही के लिख दिया, फाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाइए जी, जल्दी इसको बनाइए। अब इस टाइप का प्रॉब्लम बने क्या एग्जैक्ट वाला? सबसे पहले गौतम आंसर बताएंगे, बताइए जी। कोशिश करेंगे जरूर। आप लोग का बन भी जाएगा, आप लोग नहीं बताएंगे जी। मन में शंका रहता है, गलत नहीं। तो ये सबसे बड़ा कमजोरी है, समझिए। तो हम पता है एक बार जनरल कंपटीशन का तैयारी करने गए, हाँ फर्स्ट क्लास ही गए, 1-2 दिन। पहला दिन गए, हम चुपचाप बैठे हुए थे, सब लोग बोल रहा था। फिर दूसरा दिन गए, फिर वही बात, हम चुपचाप थे, सब लोग बोल रहा था। 2-3 साल से तैयारी कर रहा था, मेरा जब आंसर आता ना सब कहा जा रहा था, तब मेरा आ रहा था। उसके बाद जब हम गए ना, तो पहले हम यूट्यूब पे पढ़ लिए थे, और उसके बाद गए 4-5 बार, सबसे पहले हम ही बोल रहे हैं, हर बार गलत, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। सबसे पहले हम ही बोल रहे हैं, तो और क्या। तब हम जो बनाए हैं ना जी। अब देखिए, हम अब हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, तो मेरा लॉजिक देखिए कि हम कैसे बनाए हैं, बात खत्म। तो ये सोच के कि हमारा मेरा गलत होगा तो हम नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा होता है। नहीं अच्छा, हम डायरेक्ट आंसर करें? हाँ, देखिए कैसे, k इज इक्वल टू, यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन करना है? यहाँ पे y का रिस्पेक्ट। सिर्फ किसके, x के रिस्पेक्ट में m dx करते थे जी। तो किसका, इसका इंटीग्रेशन किस dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा? क्या होगा? 4 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट होता था। याद आ रहा है कुछ? डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं हम लोग विदाउट स्टेप। तो क्या होगा? -4y x²/2। कैसे? 4 कांस्टेंट था बाहर, y कांस्टेंट था बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2। फिर क्या? प्लस, सॉरी माइनस है, 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, 3/3 x के रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए तो क्या होगा? 3 कांस्टेंट, y² कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन x। तो ये जो आपका आया किसका? ये सिर्फ वैल्यू आया m dx का, y जहाँ पे कॉन्स्टेंट हुआ। फिर प्लस में क्या करते थे? n dy, n में सिर्फ वो टर्म्स जो डू नॉट कंटेन x। तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे? सिर्फ इसका करेंगे, y⁴/3। इसका तो करेंगे नहीं, इसका भी नहीं करेंगे, ये दोनों टर्म्स का नहीं करेंगे इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि वो x कंटेन किए हुए हैं। ये हो गया, तो आपका यही आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 3 है, 2 है, आप कॉमन आउट कीजिए, आंसर कीजिए। तो यही चीज़ आपको स्टेप वाइज करना था। देखिए आपका आंसर आया, सही है। क्या है? x³/3 -4y × x²/2 -2y² x, 2y² x, सही है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे क्या? देखिए तो यहाँ 2y² है, तो हम यहाँ कितना लिख दिए? 3 लिख दिया है, समझे? देखिए 2y², तो 2 बाहर, तो 2 की जगह पे हम लिख दिए 3, और 2y² दोनों कांस्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन x। तो ये अपना आंसर है। अब इसको क्या कर लिया गया है? सिंप्लीफाई कर लिया गया। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? एलसीएम लीजिए,
नीचे टोटल का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। फिर वो बाहर है अपना 3, उसको भी एलसीएम में ही जोड़ जाड़ दीजिए, फिर उसको के को इधर भेज देंगे, जो 6 आएगा उसको। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे बन रहा है, और लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, वो स्टेप फॉलो करना है। क्लियर? चलिए, अच्छा एक हम छोटा सा और बता रहे हैं। ये सर इसमें तो सिर्फ एक दोनों वो इंटीग्रेट होगा ना, -2y² ही तो होगा। सिर्फ ये वाला, ये नहीं mdx का बात कर रहे हैं। हाँ mdx में तो सारा करते थे, सिर्फ y को कांस्टेंट मानते थे, याद है? mdx है ना सर, उसमें सारा इंटीग्रेट करेंगे नहीं? सर यहाँ तो एग्जैक्ट नहीं देख, करना है। एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ये पहले? mdx जो है हाँ। y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, तो x सारा कांस्टेंट। हाँ सर। देखिए आप गलत पहले तो कह check रहे हैं। करनी है एग्जैक्ट है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम आपको क्या बोले कि हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। एग्जैक्ट तो यहाँ है नहीं। एग्जैक्ट है जी, एग्जैक्ट कैसे नहीं होगा? देखिए तो, देखिए पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आप डाउट पूछ रहे थे, एम डी एक्स करते थे प्लस क्या एन डी वाई, यही ना? कोई कांस्टेंट की जगह पे ये, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना y कांस्टेंट, फिर यहाँ पे क्या, ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ y वाला टर्म्स है ना, ऐसा कुछ। तो यही तो दो बात ध्यान रखना। तो हम ये कि m का इंटीग्रेशन की x के रिस्पेक्ट में, देखिए m का इंटीग्रेशन की x के रिस्पेक्ट में जहाँ पे y को कांस्टेंट माने हैं, तो ये आया रिजल्ट। फिर n को इंटीग्रेशन किया सिर्फ उस टर्म्स को जहाँ पे y है। आगे चेक कर रहे थे एग्जैक्ट तो वो del m by del x। हाँ, तो पहले हम लोग, वैसे हम डायरेक्ट आंसर लिखे, आपको चेक करना है पहले कि एग्जैक्ट है नहीं। तो पहले चलिए अब चेक कर लेते हैं। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे थे, उम्मीद है कि जो लोग आप समझ में आया वो जो शुरू। पता चल गया। हाँ, चेक कर चेक कैसे करेंगे? देखिए तो जी m कितना है यहाँ पे, ये आपको ये अपना m हो गया, m हो गया ये, y के रिस्पेक्ट में और ये कितना हो गया, n हो गया। अच्छा कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि m dy पहले हो जाए, यहाँ पे समथिंग कोई टर्म्स होगा फिर उसके साथ dy हो जाए, तो ये आप शुरू वाला जरूर नहीं है कि शुरू वाला हर बार m ही हो। m कहाँ होता है? dx के साथ। समझे हम क्या बोले? जैसे मान लीजिए कोई टर्म्स है x² + 1 इंटू डी वाई प्लस 2x - 1 या 2x - y इंटू डी एक्स। तो अब बताइए तो m कौन है यहाँ पे? 2x - y। समझ आ रहा है बात? हम क्या बताना चाह रहे थे? जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला ही m हो, dx के साथ फॉर्मेट होता है m dx n dy। तो ये अपना हो गया, जो dx के साथ डेरिवेटिव होगा ही ना। हाँ समझ में आया? दिमाग आ जाएगा। देखिए हम क्या बोले कि जरूरी नहीं है कि m जो है आपका पहले ही मिल जाए। अभी 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग किए वहाँ पे सीधा वाला शुरू वाला m था, देखिए 2x x पहले आया। हाँ वो कौन सा dx जिसके साथ होगा वो n का वैल्यू होगा, dy जिसके साथ होगा n का वैल्यू होगा। हाँ ठीक है। ऐसे पढ़े ना जी हम लोग, m dx प्लस n dy। क्लियर? तो जो dx के साथ रहता है वो m, जो dy के साथ रहता है वो n। तो यहाँ m का वैल्यू ये, n का वैल्यू ये है। डिफरेंशिएशन कीजिए तो y के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो सर ये सिर्फ बचेगा ना -2y²। बताइए तो गौतम क्या होगा? इस m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेगा तो क्या क्या आएगा? सिर्फ -2y²। मतलब m का अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो x कांस्टेंट होगा, पहला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 खत्म। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? उसमें भी तो x है ना सर। हाँ, तो 4 बाहर, x कांस्टेंट है बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस कितना आ गया? 4x। अब बताइए, और यहाँ पे क्या होगा? -2 बाहर और 2y का डिफरेंशिएशन 2y, मतलब कितना? -4y। -4 बाहर तो क्या आ गया? x प्लस। अब आप क्या बता रहे थे अंकित? अच्छा x को भी बाहर कांस्टेंट ट्रीट किया। इसीलिए हम शुरू में बताए थे ना, इसीलिए हम शुरू में बोले थे कि कांस्टेंट को बाहर करते हैं और जो बचता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कांस्टेंट था बाहर किए, x कांस्टेंट था बाहर किए, बचा y, तब y का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा क्या? -4x। हम क्या किए? -4 और x दोनों कांस्टेंट है, दोनों 0 हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वाह, 0 हो गया। तो अगर वैसा करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, हाँ यूनिट भी, तब भी रिजल्ट यही आएगा। समझ आ रहा है कुछ कि ज्यादा हो रहा है? नहीं सर। समझ गया। मतलब जो फैक्ट था क्लियर चल गया। और किन्हीं को कोई डाउट? और उसको सॉल्व करते तो हाँ कीजिए, आइए। del n बाई del x ना जी, 1 बोल रहे हैं। y तो 0 हो गया। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, तो ये हो गया 0। इसका ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -4 तो कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है क्योंकि, तो -4y बाहर कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1,
और चूंकि ये x वाला है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो -2 बाहर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो -2 और 2x क्या होगा 4x। फिर से वही बात, ये तो जीरो कोई मीनिंग नहीं है, -4 कॉमन कर लिए, क्या आ गया y प्लस x आ गया, इसी चीज वही तो है -4, इसी को x प्लस y भी लिख सकते हो आप। तो देखिए ये चीज़ आया इक्वल, एग्जैक्ट हो गया, समझ में आया। तो हम लोग हम दैट आंसर बता रहे थे जी, ये तो आप लोग को बनाने की प्रॉब्लम उसमें लाने में हमको पता है। हाँ वो तो डायरेक्ट तो ऐसे ही आंसर आता है, समझ रहे हैं। नेसेसरी है ना कि पर एग्जिट दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा, ये शायद अब ज़्यादा हो आज के लिए। क्या है वो टर्म्स है, x dy प्लस y dx, ये टर्म्स है। कहीं पे मान लीजिए m dx n dy के फॉर्म में, बीच में ये टर्म्स आ गया, तो ये एक्चुअल में क्या है पता है, ये बहुत जगह यूज़ होगा और ये आगे भी बहुत जगह यूज़ होगा। इक्वेशन भी नहीं है ये x y का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है क्या, देखिए तो क्या हम लोग इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं इसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़े, इसको अगर इसको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े तो क्या लिखेंगे, पहले आप इसको इंटीग्रेशन ही नहीं कर सकते, x का y के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, y के x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले इसको देखिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ किसका डिफरेंशिएशन है, x इंटू वाई का। आप करके देखिए, x को रखे y का डिफरेंशिएशन, y को रखे x का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल है, समझ आ रहा है बात। तो अब जब इसको इंटीग्रेशन करना था, इसको हम ये लिख दिया, और इंटीग्रेशन तो आपको पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल आउट, फाइनली बचा x y, समझ में आया। तो आगे ये यूज़ होगा, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कहीं डाउट है, पूछते नहीं है जी। क्या करें, हाँ पूछ लो जो भी चलिए क्लास पढ़े नहीं सर, सब बनाएंगे तब। ये 12 का है वो प्रोडक्ट रूल है। हाँ यहाँ पे किसी को डाउट थोड़े होगा जी, इस ये सब में अगर कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं, क्योंकि आप देखे नहीं हैं तो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। चलिए तो आज का क्लास ये इसको ऑफ कर देते पहले।